चल रहा है। हेलो बच्चों, कहाँ तक करा दिए थे? Radius of the orbit in which the electron is revolving around the nucleus in the hydrogen atom. In the case of hydrogen and hydrogen like atom दोनों पढ़ा देते हैं ना। क्या पढ़ाए थे? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट of hydrogen like atom, इसको बता दिया था। हाँ, क्या आया था ये बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। Rn इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू कितना आया था? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर, ये आया था। क्या बेटा? ये z है भाई, 2 नहीं है, ठीक है। क्या था? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। ये किसके लिए था? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। किसके लिए था? अब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म प्रेजेंट है z रिलेट्स टू व्हाट? एटॉमिक नंबर। किससे रिलेटेड है? एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, इसलिए ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या है? वैलिड है। अगर हम यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 अगर रख देते हैं, बताया था ना, z इज इक्वल टू 1 रख दे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? n स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर हो जाएगा। यही बताया था ना बेटा? क्या बताया था? r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। और बताया था कि ये क्वांटिटी जो होती है वही क्या होती है? a नॉट के बराबर होती है। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बोहर्स रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोहर्स रेडियस। और इसकी वैल्यू कितना अप्रोक्सीमेट किया था मैंने? 0.53 एंगस्ट्रॉम पे, ठीक है। इसको दो कॉन्सेप्ट से प्रूव करा था। पहला कौन सा कॉन्सेप्ट था? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट था? स्टेशनरी ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से प्रूव कराया था। दोनों से कराया था ना? दोनों लिखा है ना हेडिंग डाल के? समझ में भी आया था? पक्का? कोई डाउट किसी को? घर पे जाके पढ़ा था घर पे जाके? हाँ, पढ़ा था? कोई डाउट है? अच्छा चलो तब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकालेंगे। तो किसी भी पार्टिकल का अगर टोटल एनर्जी निकालना तो बेटा क्या करते हैं बताओ? हाँ बताओ, किसी भी अगर पार्टिकल का या फिर ऑब्जेक्ट का एनर्जी निकालना तो क्या करते हैं बेटा? उस पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट की क्या निकाल लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और क्या निकाल लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। और दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? इसमें भी हम वही करेंगे। हमको किसकी एनर्जी निकालनी है बेटा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है इन एन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक, तो हम जानते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? हाफ mv स्क्वायर। ये होती है ना, हाफ mv स्क्वायर। और v इक्वल टू कितना निकाल लेते बेटा? v इक्वल टू कितना निकाल लेते? अंडर रूट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कब होती है? व्हेनेवर अ पार्टिकल इज इन मोशन। जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके बॉडी में जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब जिस एनर्जी से वो मूव कर रहा होता है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है।
अब जब रेस्ट में होता है तो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकलवाया था? जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम, ये निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था बेटा? निकलवाया था। आ जाओ बेटा। ठीक, इसमें ज़रा सब्स्टिट्यूट करो तो काइनेटिक एनर्जी को के से निकाल दो, के से निकाल दो, हाफ एम जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। ठीक, अच्छा, और आर इज इक्वल टू हम जानते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको कितना इक्वेशन दिया था बेटा? लास्ट इक्वेशन कितना कंसिडर किया था? 10 11 हो जाएगा, तो इसको 12 मान लो, इसको 13 मान लो। और हम जानते हैं बेटा रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर। ये होता है ना? होता है कि नहीं होता है? ये 13 या 14 इसको तो दिया था हमने, बताया था तुमको, इसको 14 मत मानना। इसको जो भी इक्वेशन होगा उसको लिखेंगे, पहले इसको समझो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितना होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, और हम जानते हैं किसी हाइड्रोजन ऑर्बिट में या फिर हाइड्रोजन के ऑर्बिट में किसी घूम रहे इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है क्या होता है? इतना होता है। कैसे निकाले थे? बाय बैलेंसिंग द कूलम्ब फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो क्या किया था? v निकाल लिया था हमने, और इसी v को क्या किया मैंने? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, v को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो k इज इक्वल टू देखो हाफ m जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम है ना? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ m जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। r की वैल्यू कितना निकाला बेटा यहाँ पे? अभी r की वैल्यू कितना बताया? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई m जेड ई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? समझ में आया? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ m, देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और एक m बचेगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा? चलो इसको निकालते हैं। देखो जेड स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? e के पावर 4 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा? 8 h स्क्वायर, देखो एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। तो ये क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी हाइड्रोजन की किसी भी ऑर्बिट में। ये नथ ऑर्बिट अगर n है तो ये नथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो इसे बेसिक फॉर्मूला किसका इस्तेमाल किया मैंने? बच्चों वाला, हाफ एम वी स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे कॉमन क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर पता रहे तो हम क्या निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिविस्टिक केस हमने कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि बोहर्स ने इसको क्या किया था? कंसीडर नहीं किया था। अगर रिलेटिविस्टिक केस कंसीडर करते तो ये मास में क्या होता? वेरी करता विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसमें? m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, if any relativistic particle means a particle whose velocity is nearly equal to the velocity of light. ठीक है, whenever these particles are in motion they varies their mass with respect to velocity, and electron is what? A relativistic particle, और relativistic particle है तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या करेगा? फॉलो करेगा ना बेटा? करेगा तो वेलोसिटी अगर बदलेगी तो मास भी बदलेगा। वेलोसिटी क्यों बदलती है बेटा? बताओ, तुम बताओ, वेलोसिटी क्यों बदलती है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्यों बदलेगी किसी ऑर्बिट में? हाँ, वेलोसिटी एंगल फिक्स्ड है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट परफॉर्म करता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है,
एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होगा व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी बताओ? स्पीड तो फिक्स रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज की वजह से वेलोसिटी क्या होगी बेटा? चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो मास भी क्या करेगा? वेरी करेगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट किसने अपनाया था? सोमरफेल्ड ने अपनाया था। तो दीज आर व्हाट? सोमरफेल्ड मॉडल इसका पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया था? वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी कंसिडर किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बोहर्स का एक्सटेंशन। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? निकालने का क्या फॉर्मूला है? निकालने का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्क्वायर प्लेस कर दिया और आर की वैल्यू प्लेस कर दिया, यू विल गेट योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या निकल जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। चलो काइनेटिक एनर्जी निकल गया, अब वो क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज सम वर्क डन बाय द सम वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड इन प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम आर टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, या फिर फ्रॉम किसी फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। कहलाता है ना? वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना बेटा? क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ? उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें क्या है बेटा? इसमें क्या है? आर डिस्टेंस से इनफाइनाइट में ले जाएंगे। आर डिस्टेंस से इनफाइनाइट में ले जाएंगे तो क्या होगा? उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? कोलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि कोलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या? न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट हमको क्या करना है? उसके अगेंस्ट काम करके क्या करना है? वर्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई भी कार्य अगर हम फील्ड के अगेंस्ट करें तो क्या करेगी? वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। वही क्या होगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करते थे बेटा? वर्क निकालते थे F × dr। ये क्या होता था बेटा? F × dr क्या होता था? वर्क होता था कि नहीं होता था? होगा ना बेटा? F × dr क्या होता था? वर्क होता था ना बेटा? इसी को इंटीग्रेट करते तो क्या निकल जाता था? टोटल वर्क निकल जाता था। इसको भी माइनस होगा, टोटल वर्क निकल जाता था। निकलता था कि नहीं निकलता था? अगर इसी को अगेंस्ट करना हो तो क्या लगा देते बेटा? यहाँ माइनस लगा देते थे, और इसको क्या लिखते थे बेटा? W के बराबर लिखते थे। और ये क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था कि नहीं होता था? F × dr पता है क्या है? वर्क डन है। क्यों वर्क डन है? क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर वर्क डन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन F × dr लग दिया, इसी को इंटीग्रेट कर दिया। क्या लगा? माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन क्यों लगाया बेटा? माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि हमने फील्ड के अगेंस्ट में काम किया। फील्ड के अगेंस्ट में काम किया, यही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? अच्छा, अब देखो किसके अगेंस्ट काम करना है बेटा? कोलम्बियन फोर्स के अगेंस्ट काम करना बेटा। कोलम्बियन फोर्स F = कितना हो जाएगा? 1/4πε0 ZE² r²। इतना समझ में आया? अब पोटेंशियल एनर्जी U = कितना हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1/4πε0 ZE² r² अच्छा, लिमिट यहाँ पे क्या होगी बेटा? कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? R से इनफाइनाइट जा रहे हैं। R से इनफाइनाइट पे जा रहे हैं ना बेटा? समझ आ रहा है बेटा तुमको? R से इनफाइनाइट पे जा रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R से इनफाइनाइट। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? पक्का? मिटाने लायक कुछ है नहीं लग रहा है। चलो इसको यहाँ देख लो। देखो U = क्या हो जाएगा बेटा? ये देखो Z भी कांस्टेंट है, E² भी कांस्टेंट है, 4b पाई भी ε0 भी वेरी क्या कर रहा है सिर्फ डिस्टेंस r। तो क्या होगा? इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेके आओ। इंटीग्रेशन से बाहर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ZE² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपॉन 4πε0 इंटू
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर तो अंदर रहेगा ना, आर इंटू 1/r² इंटू डी आर। इतना समझ में आता है सबको? अच्छा, ये तुम जानते हो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कितना होता है बेटा? माइनस ऑफ 1/x प्लस सी, यही होता है इंटीग्रेशन इसका, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो कांस्टेंट लगेगा यहाँ पे, कांस्टेंट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -z(e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, -1/r इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बेटा, r से इन्फिनिट, r से इन्फिनिट। इतना समझ में आया? इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, क्या लिखेंगे, z(e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, z(e²) 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या हो जाएगा, जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो क्या होता है, इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते हैं ना। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, -1/∞, यहाँ +1/r। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? कोई डाउट है बेटा तुमको? बेटा नहीं है ना? तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -z(e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना समझ में आता है? आता कि नहीं बेटा? कोई डाउट? अच्छा, यहाँ देखो -z(e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की वैल्यू कितना है बेटा, n²h² एप्सिलॉन नॉट पाई m(z)e², है कि नहीं है? यहाँ रखो, क्या हो जाएगा, n²h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m(z)e²। इतना समझ में आया बेटा? इतने में किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? तुमको बेटा समझ में आया? अच्छा, इसको सॉल्व करो जरा, इसको काटो, ये से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा? और कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। लिखो यहाँ क्या हो जाएगा, -mz(e²) अपॉन 4 कितना बेटा, n²h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, वही होगा ना, -mz²e⁴ अपॉन 4 n²h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना बेटा? रॉकेट साइंस नहीं है, बस क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है ना बेटा? हाँ, तो कितना हो जाएगा, -mz²e⁴ 4 n²h² एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया तुम्हारा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। क्या निकल गया? पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब हमारे पास क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है और क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है ना? पोटेंशियल एनर्जी है। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। चलो यहाँ कर देते हैं, देखो बेटा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल E को हम मान लेते हैं E है, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, यहाँ से कितना है, mz(e⁴ 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² माइनस ऑफ mz²e⁴ अपॉन 4h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²। इतना समझ में आता है? इतने में कोई डाउट नहीं है ना बेटा? r से इनफाइनाइट। अच्छा चलो, अच्छा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ m(e⁴ z² अपॉन 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n²। तो दिस इज व्हाट, अ टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। क्या बेटा, टोटल, इसको En मान लो, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी है। समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा, कोई बता सकता है? किसी के पास आइडिया है? अच्छा, नेगेटिव एनर्जी हम लगाते कब हैं? नेगेटिव एनर्जी का क्या हो सकता है? नेगेटिव एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बेटा। माइनस क्या होता है,
माइनस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी मतलब क्या कि जितनी उस इलेक्ट्रॉन उस पॉजिट्रॉन की या फिर न्यूक्लियन की, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्यों बोला, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी लगती है, जितनी बाइंडिंग एनर्जी है मतलब जो उन दोनों को बांधे रखती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। और ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। क्या है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या हटाना हो, अगर डिटैच करना हो तो क्या करें, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करके उसमें लगा दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अलग हो जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी क्या बताता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि कौन सा एटम कितना स्टेबल है, ये कौन बताता है, बाइंडिंग एनर्जी बताता ना बेटा, बाइंडिंग एनर्जी होता ना बेटा। तो इतना समझ में आया, तो नेगेटिव साइन समझ में आया। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस इज व्हाट, अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस। समझ में आया, सबको समझ में आया। अब इतना लिख लिया जाए, यहाँ तक किसी को डाउट, चलो लिखो। लिखो, हेडिंग डाल दो, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, total energy of an electron in an hydrogen like atom, in hydrogen like atom, H n हटा दो, in hydrogen like atom, n नहीं होगा। देखो, for finding the total energy of electron in hydrogen like atom, first we find the kinetic energy, and second we find the potential energy, and take the sum of both, we get total energy of electron, तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, can be found या फिर can be obtained by using the formula half mv square, can be obtained or can be found by using the formula half mv square, where v is the velocity of electron, in the nucleus, velocity of electron in an orbit around the nucleus, that is kinetic energy is equal to half mv square,
हाफ इन दी स्क्वायर, दैट इज लिखो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन लिख दिया, ये वाला इक्वेशन लिख दो, हो गया। इसको इक्वेशन 12 डाल दो, इक्वेशन 12 है ना, डालो इक्वेशन 12 डालो और लिखो। इसको कौन सा इक्वेशन डाला था, हाँ 4 लिखो। फ्रॉम इक्वेशन 4 we know that velocity of the electron is v is equal to अंडर रूट जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम। वी इज इक्वल टू अंडर रूट जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 12 we get k is equal to, ये वाला इक्वेशन, k is equal to हाफ एम जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम। देखो बेटा, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम बोहर्स अगर मॉडल पूछता है और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोहर्स मॉडल पूछेगा तो बोहर्स मॉडल के लिए क्या तुम लोग पॉसिबिलिटीज का बता दोगे। उसके बाद से पूछेगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो, डायरेक्ट जहाँ से स्टेटमेंट लिखवाया वो पार्ट सिर्फ कर सकते हो, इसमें तुमको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। बस क्या फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम, ये फार्मूला, और एक फार्मूला r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला याद रहेगा, तुम निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसको कौन सा इक्वेशन डलवाया था, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर, कौन सा था, सेकेंड इक्वेशन डलवाया था ना। लिखो फ्रॉम इक्वेशन r इज इक्वल टू 6 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 we know that r is equal to this, we get r is equal to n square h square epsilon naught pi m z square। therefore from equation 13 we can write, लिख दो या फिर we get लिख दो, k is equal to ये वाला फॉर्म। देखो अब तुम लोग इतने काबिल होगा कि स्टेटमेंट अपने मन से भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको बेटा, जरूर नहीं कि जो स्टेटमेंट पॉस्टुलेट से मत कुछ बदलाव कर देना, स्टेटमेंट कुछ भी मत लिखना, बस अप टू द पॉइंट लिखना, जो जरूरी होगा उसी को लिखना, ठीक है। पूरा एकदम कॉपी करके आने की जरूरत नहीं है। के इज इक्वल टू हो गया, यहाँ तक हो गया, और के इज इक्वल टू सॉल्व करके निकाल दो एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर।
यहाँ तक हो गया। इसको इक्वेशन कौन सा डालोगे, इसको 14 डालो, लिखो इतना हो गया ना, यहाँ तक हो गया ना बेटा। अब लिखो एंड द पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी of the electron is, potential energy of the electron is ये वाला U is equal to माइनस ये वाला U is equal to माइनस ऑफ इंटीग्रेशन r से इनफाइनाइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर, ये वाला फॉर्मूला। ये लिख दिया, उसका ये लिखो यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये लिखो उसके नीचे वाले स्टेप में ये लिखो, ये लिख दिया, फिर उसके नीचे ये लिखना, फिर उसके नीचे ये लिखो। फिर इसके नीचे ये लिखो, इसको इक्वेशन 15 बना दो। यहाँ तक लिखो, इसको इक्वेशन 15 बनाओ। इक्वेशन 15 बना दिया। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 6 and 15 we get, from equation 6 and 15 we get ये वाला लिख देना। इक्वेशन 6 मतलब क्या, रेडियस का फॉर्मूला, ये लिख दो। ये लिख दिया। फिर उसका सॉल्व करके ये लिख दो, u इज इक्वल टू दिस, ये लिख दिया। अब लिखो देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit En is equal to nth orbit, En is equal to ke plus u, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, के प्लस यू।
इसको कौन सा क्वेश्चन डाला था? ये 15 था ना, इसको 16 बना दो और लिखो, ये लिख दिया ना, इसको 17 बना दो। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 17, 16 एंड 14, ये 14 है ना, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 17, 16 एंड 14 ई एन इज इक्वल टू ये। और सॉल्व करके ई एन इज इक्वल टू ये लिख दो, ई एन इज इक्वल टू माइनस एम ई के पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ तक सबका हो गया। अब आगे लिखो the negative sign indicates that En is the binding energy, En is the binding energy of electron, binding energy of electron with nucleus, इतना हो गया। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। सबका हो गया, लिख लेना सबको ये। ये तो हो गया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन एटम की बात करें बेटा, तो ई एन इज इक्वल टू क्या निकाल रखा था हमने? माइनस जेड स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, यही निकाला है हमने। किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक एटम के। अब हाइड्रोजन एटम के लिए क्या करेंगे बेटा? फॉर हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे? Z इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। Z इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो ई एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ई एन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम ई के पावर 4 और 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये क्या बेटा? हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। समझ में आया बेटा? ठीक है, nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। ठीक, अच्छा E1 इज इक्वल टू कितना निकालना है? अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट कर दे तो क्या निकल जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकल जाएगी ना बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालो तो कितना हो जाएगा? माइनस एम ई के पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ए इज इक्वल टू ये कितना होता है बेटा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के
ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। कितनी होती है बेटा? ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसी E1 को इसमें क्या करें बेटा? रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू E1 अपॉन कितना बेटा? N स्क्वायर, E1 अपॉन N स्क्वायर, या फिर -13.6 अपॉन N स्क्वायर, 13.6 अपॉन N स्क्वायर। अच्छा, N स्क्वायर क्या बताता है बेटा? N स्क्वायर ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी स्टेट होता है वो क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट नहीं समझ में आता है क्या होता है बेटा? हाँ, डिस्क्रीट किसी को समझ में आता है? डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट नेचर मतलब क्या होता है? डिफरेंट एनर्जी होती है, कंटिन्यूस नहीं होता। जैसे अगर डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट का केस सुना है? डीजेनरेट क्या होता है? नॉन डीजेनरेट क्या होता है? कोई बता सकता है? एक क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े नहीं? डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट नहीं आया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा? अभी क्वांटम पढ़ा ही नहीं? क्या क्या पढ़ चुके? क्वांटम, बस एएस क्वांटम। अच्छा, डिस्क्रीट एनर्जी का मतलब यही समझो कि क्या होते हैं? कंटिन्यूस ना होने का मतलब डिस्क्रीट होता है। कंटिन्यूस मतलब क्या? कि जो एनर्जी स्पेसिंग होती है ऑफ एनर्जी बैंड्स, ऑफ एनर्जी लेवल्स, वो क्या होती है? डिस्क्रीट नेचर की होती है, कंटिन्यूस नहीं होती। कंटिन्यूस होती तो क्या होता? इन लोग के बीच का पीरियोडिक होता ही है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या होता? सेम होता। क्या होता? सेम होता। वो कंटिन्यूस नेचर का होता। अगर डिफरेंट एनर्जी गैप है तो क्या है? वो डिस्क्रीट नेचर का है। अब डिस्क्रीट नेचर कैसे? देखो, पहले स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहले स्टेट की एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ना? N स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो N इज इक्वल टू 1 रखे थे, अब N इज इक्वल टू 2 रख दो यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। N इज इक्वल टू 2 रख दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा बताओ? कितना हो जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा ना? 3.4 आया ना? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। फिर क्या करो? 6, अब क्या करो? 3 रखोगे तो 9 से डिवाइड करो इसको। 9 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 1.5, लगभग -1.5 इलेक्ट्रॉन। देखो, और करोगे तो और क्या होगी? स्पेसिंग कम होगी, और स्पेसिंग कम होता जाएगा। तो क्या है? दिस इज व्हाट अ डिस्क्रीट नेचर मीन्स द गैपिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ एनी एटम इज व्हाट? इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट नेचर। इसी को डिस्क्रीटनेस बोलते हैं, ठीक है? और इसी को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया बेटा? लिखो, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम Z is equal to 1. For hydrogen atom Z is equal to 1. For hydrogen Z is equal to 1. इसको इक्वेशन नहीं दिया था? कौन सा इक्वेशन दिया? लास्ट इक्वेशन 18 इसको दिए हो? हाँ, 18 दे दो, लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन 18 En इज इक्वल टू -m e के पावर 4
अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन लिख दो, लिख दिया। अब लिखो फॉर एन इज इक्वल टू 1, फॉर एन इज इक्वल टू 1 E1 इज इक्वल टू माइनस एम ई के पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is ground state energy of electron, ground state energy of electron in hydrogen atom, in hydrogen atom। Using equation 20 in equation 19, using equation 20 in equation 19, we get En is equal to E1 upon n square, E1 upon n square, and is equal to minus 13.6 upon n square electron volt। हो गया इतना, यहाँ तक हो गया। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक कोई भी डाउट? हाँ चलो, अब एनर्जी मिल गया तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा? स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं। अब एनर्जी मिल गया तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ में मिल जाएगा, क्योंकि हमको हमारे पास क्या है, डाटा अवेलेबल होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। और उसी को देख के हम बताते हैं कि कोई भी स्पेक्ट्रम किस रीजन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, कि वो विजिबल रीजन में है, कि IR में है, कि एक्सरे में है, कि गामा है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो हमारे पास En एनर्जी का फार्मूला है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अच्छा, तुम लोग को एक फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट EF से, एक्साइटेड स्टेट EI से EF में अगर आ रहा है तो वो कितने एनर्जी को रिलीज़ करेगा, कितने अमाउंट की एनर्जी को रिलीज़ करेगा? hν के बराबर एनर्जी। क्या करेगा? hν के बराबर एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। अगर क्या हो, वो एक्साइटेड स्टेट से क्या हो, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट उसका हाइड्रोजन केस में एक्साइटेड स्टेट EI और फाइनल स्टेट क्या होता है? EF होता है। क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, जिस स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फाइनल स्टेट, जिस स्टेट से जिस स्टेट में ट्रांसमिट करेगा, तो जिस स्टेट से ट्रांसमिट करेगा उसको क्या मानेंगे? इनिशियल स्टेट, और जिस स्टेट में ट्रांसफर करेगा उसको क्या बोलेंगे? फाइनल स्टेट। ठीक, मान लेते हैं कि इनिशियल स्टेट की एनर्जी क्या है बेटा? EI है, और फाइनल स्टेट की एनर्जी कितना है? EF है। तो क्या करेगा वो? hν अमाउंट की एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। hν अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब रिलीज़ करता है? जब वो एक्साइटेड स्टेट से क्या, ग्राउंड स्टेट में है।
तो हाइड्रोजन एटम का एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, इससे हायर एनर्जी होगी, क्योंकि -3.6 वोल्ट क्या होगा, इससे हायर एनर्जी होगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहाँ से अगर ट्रांसमिट करे तो कितने एनर्जी को एमिट करेगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो मान लो कि En इक्वल टू ये दिया है, तो Ei इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Ei इक्वल टू हो जाएगा -mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² अपॉन ni स्क्वायर। इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, ni² मान लेते हैं कि आयत स्टेट में इसकी एनर्जी इतनी है, ठीक। और EF को क्या मान लेते हैं बेटा, EF को मान लेते हैं, मान के लेते हैं, वो होगा क्या, -mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² nf², ठीक है, -mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² nf², ठीक। चलो एनर्जी H², तो H² कितना हो जाएगा बेटा, H² हो जाएगा Ei माइनस EF, तो क्या हो जाएगा -mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², यहाँ पे क्या हो जाएगा ni², क्या हो जाएगा बेटा, ni², ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा ये e⁴ mz², अभी इसको समझाएंगे, e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² nf², ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइन का जो स्पेक्ट्रा होता है क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 5 स्पेक्ट्रम। कौन कौन सा, लाइमैन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड, लाइमैन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फुंड। तो लाइमैन किस में लाई करता है, यूवीज में लाई करता है, किस में लाई करता है, यूवीज में लाई करता है। जब ट्रांजिशन क्या हो बेटा, n = 3 4 5 6 नहीं, n = 2 3 4 5 6 से n = 1 में ट्रांजिशन हो, n = 1 में ट्रांजिशन हो तो लाइमैन स्पेक्ट्रम को देगा। अभी बताएंगे, इसको बता देंगे, पहले एनर्जी निकाल लें, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, उसके बाद से वेवलेंथ निकाल लेते हैं, तो उसी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बस क्या किया मैंने, Ei निकाल लिया और EF निकाला, उन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, H² के बराबर होगा, इस हम लोग जानते हैं, ठीक। तो क्या किया, H² = क्या हो जाएगा, यहाँ से -mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² कर दें, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन ni² हो जाएगा, 1 अपॉन ni² हो जाएगा, -1 अपॉन nf² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इतना समझ में आया, कोई डाउट, क्या क्या सिंपल कैलकुलेशन किया मैंने, इतना समझ में आया। यहाँ से माइनस अंदर क्या करो, ट्रांसफ़र कर दो, तो H² = क्या हो जाएगा, m e⁴ z² ब्रैकेट में अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², 1 अपॉन nf² -1 अपॉन ni², ठीक। तो यहाँ पे न्यू = कितना हो जाएगा बेटा, m e⁴ z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन nf² -1 अपॉन ni², समझ में आया। अच्छा, न्यू = कितना होता है बेटा, c/λ होता है कि नहीं होता है, न्यू होता है ना, c अरे c क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू होता है, मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये होता है ना, होता है ना। तो लैम्डा न्यू = क्या हो जाएगा, c/λ, तो यहाँ क्या रखो, c/λ रख दो, c/λ रखो तो क्या हो जाएगा, m e⁴ z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² अपॉन 1 अपॉन nf² -1 अपॉन ni², ठीक। और फिर लैम्डा = क्या निकल के आएगा बेटा, 1 अपॉन लैम्डा = हो जाएगा m e⁴ z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c अपॉन 1 अपॉन nf² -1 अपॉन ni²। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, r इनफाइनाइट अपॉन, यहाँ z² लगा देना, 1 अपॉन nf² -1 अपॉन ni²। देखो बेटा
हमको एनर्जी मिली थी, एनर्जी हमको यहाँ मिली थी ना, ई एन इज इक्वल टू, उससे करस्पॉन्ड, उससे क्या मिल गया हम लोग को, फ्रीक्वेंसी मिल गया। क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लैम्डा निकाल देंगे, और फ्रीक्वेंसी और जब लैम्डा मिल जाएगा तो हम बता सकते हैं किस रीजन में क्या करेगा, वो स्पेक्ट्रम अप्लाई करेगा। ठीक है, कितना समझ में आया, या तो समझ में आया। अब इसको कल लिखवा देंगे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसको कल लिखवा देंगे। ठीक है, चलो आज के लिए तो इतना रहने दो, आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल लिखवा देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया ना सब कुछ, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो पढ़ लेना। देखो जरूरी नहीं जो टीचर पढ़ा के जाए वो सही पढ़ा के जाता है, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया। हम अपने स्तर से गलत नहीं पढ़ाते हैं तो हम जानते हैं, बट बच्चों को क्या करना चाहिए, एक बार वेरीफाई करना चाहिए। किससे, बुक से। अगर बुक नहीं मिल रही है, खरीद पा रहे हो तो डाउनलोड कर लो। लाइब्रेरी जेनेसिस की नाम की क्या आती है, लाइबजेन। लाइब्रेरी जेनेसिस जानती हो, लाइब्रेरी जेनेसिस जानता है ना, इस पर तुमको सारी बुक मिल जाएगी। अगर नहीं खरीद पा रहे हो तो डाउनलोड करके पढ़ लो। फ़ोन सबके पास होगा, अब किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। हाँ, फ़ोन सबके पास होता है, किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। फ़ोन है तो फ़ोन का इस्तेमाल करो। लाइबजेन पे जाओ, इसका प्रमोशन नहीं कर रहे हम यार, लाइबजेन पे जाओ और सारी बुकों को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, तो वहीं से जाके पढ़ लेना। ठीक, मिटा देना इसको।